हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। कोर्सोलॉजी हब के हमारे इस चैनल में आपका जोरदार स्वागत है। तो लीजिए, आपके लिए आ गया है एक और नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है पोलियो। ठीक है, आज हम पोलियो के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप ये विश्वास मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद पोलियो से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, और आपको कहीं भी कोई भी किताब, कोई भी कॉपी, कोई भी नोट्स, कुछ भी पलटाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप कितना भी नोट्स वगैरह पलटा लीजिए, क्योंकि वेल रिसर्च करके मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपको इसी से आपको सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे, और पोलियो से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। आपको पता होगा कि जो हमारा ऑर्थोपेडिक का सेक्शन है, जिसके अंदर की सीपी होता है, जिसके अंदर की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, जिसके अंदर की लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है, उसी के अंदर एक ये छोटा सा पार्ट है पोलियो। और अक्सर स्पेशल एजुकेशन टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी और जहाँ भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती है, वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमेशा हर बार डाला जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस बीमारी को समझेंगे भी और जानेंगे भी, और इसके सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी बात की जाए तो बात करते हैं परिभाषा की, ठीक है, कि यह एक वायरस है जो कि हमारे हॉर्न सेल क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हॉर्न सेल आखिरकार होता क्या है। ये जो लिखा है मैंने हॉर्न सेल, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का शिकायत रहती है कि सर आप इंग्लिश में भी लिखो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ हिंदी में हॉर्न सेल लिखा है, ठीक है, आप एक बार गूगल करेंगे ना हॉर्न सेल, ठीक है, आपको दुनिया भर की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इतना आप खुद भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, ठीक है, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और उसमें से आपको क्या बेस्ट निकालना है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं हॉर्न सेल की। तो हॉर्न सेल क्या होता है? ये हमारे जो पीछे जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी देख रहे होंगे आप, ठीक है, इस रीढ़ की हड्डी के नीचे जो कमर के पास, कूल्हे के पास जो हमारा नीचे का एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग हॉर्न सेल कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्न सेल में जाकर के हमारे अंग को पोलियो वायरस मतलब अंग को प्रभावित कर देता है ये, ठीक है। क्या करता है कि यह एक वायरस है, यानी कि क्या है ये, आपसे क्वेश्चन सिंपल से ये भी पूछा जा सकता है कि पोलियो क्या है बताइए। तो आपको 4 कैटेगरी दे देंगे कि ये एक जीवाणु है, ठीक है, या ये वायरस है, ठीक है, या इसके 3-4 टाइप और दे देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पोलियो जो है ये क्या है, वायरस है। जिस तरीके से कोरोना एक वायरस है, इसी तरीके से ये भी वायरस के रूप में कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो यह एक वायरस है जो कि हमारे हॉर्न सेल, मैंने बता दिया हॉर्न सेल क्या होता है, में जाकर हमारे अंग को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर वायरस जो होता है दोस्तों, वो किसी न किसी का एक सदस्य होता है, ठीक है। हर वायरस क्या होता है, किसी न किसी ग्रुपिंग का सदस्य होता है। जैसे आपको पता होगा कि इंसान जो है वो बंदरों के समूह से ही जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से शेर जो है या चीता जो है वो बिल्ली के समूह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का कुछ ना कुछ समूह होता है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पोलियो वायरस जो है ये एंटेरो वायरस जीनस का सदस्य है। कौन से का है? एंटेरो वायरस जीनस का सदस्य है। याद रखिएगा कि जो पोलियो वायरस है वो एंटेरो वायरस जीनस का सदस्य है। एंटेरो की स्पेलिंग देख लीजिए, ENTERO, और वायरस VIRUS, ठीक है, वायरस। तो एंटेरो वायरस का सदस्य है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा पोलियो के बारे में ही, ठीक है, लेकिन करेंगे क्या, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसके उपनाम दे देंगे। अक्सर ये हिंदी मीडियम वालों के साथ बड़ी समस्या रहती है कि जब वो एग्ज़ाम दे करके बाहर आते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो हमें आता था, लेकिन क्योंकि वो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे पोलियो के उपनामों की लिस्ट लिख दी है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे ही इन नामों का उपयोग हो तो आप समझ जाएँ कि यहाँ पर पोलियो की ही बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले पोलियो के उपनाम देख लेते हैं एक एक करके। पहला है बुलवार रोग, फिर है बहुतृषा, उसके बाद पेलियोमेलाइटिस, बाल स्तंभन और बाल पक्षाघात, यानी कि चाइल्ड CP भी कहते हैं इसको, ठीक है, चाइल्ड सेरेब्रल पॉलिसी, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से नाम रिपीट कर देता हूँ। पहला है बुलवार रोग, दूसरा है बहुतृषा, तीसरा है पोलियोमेलाइटिस, चौथा है बाल स्तंभन, और 5वां है बाल पक्षाघात। अगर आपको इस तरह की शब्दावली पेपर के अंदर दिखाई दे तो आप सीधा समझ जाइएगा कि यहाँ पर पोलियो की बात की जा रही है। अभी जो TGT स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पोलियोमेलाइटिस नाम के शब्द का प्रयोग किया गया था। पोलियो के लिए पोलियोमेलाइटिस नाम के शब्द का प्रयोग
किया गया था। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद अगर हम इसके ऐतिहासिक पक्ष की बात करें, ठीक है, तो जानते हैं कि पोलियो शब्द यूनानी भाषा के मिलोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? मिलोन से। ठीक है, पोलियो शब्द यूनानी भाषा के मिलोन से लिया गया शब्द है ये। ठीक है, और पोलियो का सर्वप्रथम बहुतृषा के रूप में पहचाना गया था। किसके रूप में पहचाना गया था? पोलियो को सर्वप्रथम बहुतृषा के रूप में पहचाना गया था। 1840 में जैकब हाइन नाम के व्यक्ति ने इसको पहचाना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले पोलियो को किस रूप में पहचाना गया था, तो आपको आंसर लगाना है बहुतृषा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पोलियो की पहचान की थी, तो आपको आंसर लगाना है जैकब हाइन। ठीक है, एक डायरी पेन ले लीजिए और उसके अंदर इन सारे टॉपिक्स के इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते जाइए। ठीक है, जैकब हाइन। अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, ये पहला पॉइंट तो हो गया कि 1840 में जैकब हाइन ने पहचाना था, किस रूप में? बहुतृषा के रूप में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि 1908 में कार्ल लॉर्ड स्टीनर के द्वारा पोलियो विषाणु की पहचान की गई थी। यानी कि कौन सा व्यक्ति था? यानी कि देखिए सबसे पहले 1840 में इसको पहचाना गया, उसके बाद 1908 में कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने इसको पहचाना था। नाम गूगल पे देख लीजिएगा, कार्ल लॉर्ड स्टीनर। थोड़ा सा और जान जाइए तो अच्छी बात है, खुद का भी एफर्ट लगना चाहिए। तो कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने इसको विषाणु यानी कि वायरस के रूप में इसकी पहचान कर ली थी कि ये जो वायरस है, इस वायरस के कारण बच्चा जो है पोलियो का शिकार हो जाता है। तो दो नाम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहला जैकब हाइन और दूसरा कार्ल लॉर्ड स्टीनर। उसके बाद बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रथम कारगर टीका यानी कि फर्स्ट जो है वैक्सीन जो है पोलियो का, वो किसने बनाया था? जॉन सॉल्क ने। ठीक है, जॉन सॉल्क, JOHN सॉल्क, SALK। ठीक है, जॉन सॉल्क ने सबसे पहले प्रथम जो है इसका टीका बनाया था, याद रखिएगा। और इन्हीं के नाम पर जो है वो पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, इन्हीं के बर्थडे के दिन पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से और बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट जो है पूरा वेल प्रूफ टीका जो है जॉन सॉल्क के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कब बनाया गया था? 1952 में। ठीक है, और कहाँ बनाया गया था? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पोलियो का टीका बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको आंसर लगाना है जॉन सॉल्क। कब बनाया था? 1952 में। कहाँ बनाया था? तो पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 1961 में अल्बर्ट सवीन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरा सबसे कारगर टीका बनाया था। किसने बनाया था? अल्बर्ट सवीन ने। अल्बर्ट सवीन ने दूसरा सबसे कारगर टीका बनाया था। यानी कि जॉन सॉल्क ने तो बनाया लेकिन उसको और कारगर तरीके से बनाया किसने? अल्बर्ट सवीन ने। कब बनाया? 1961 में। ठीक है, और अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो पोलियो को सर्वाधिक मामला भारत में 1988 में दर्ज किया गया था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि देखिए अब यहाँ पर अगर इन्होंने 1840 में इसको पहचाना, उसके बाद इन्होंने इसके वायरस की पहचान करी, फिर इन्होंने इसका टीका बनाया और 1961 में जा करके इन्होंने दूसरा टीका बनाया, तब जा करके इंडिया के लोगों को, क्योंकि इंडिया जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो तब इंडिया के लोगों को पता लगा कि ये जो समस्या है ये पोलियो की समस्या है। और उसके बाद जब मामले दर्ज किए गए तो 1988 में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा मामले पोलियो के कौन से वर्ष में दर्ज किए गए, तो 1988 में। ठीक है, और अगर इसके बाद बात की जाए तो भारत ने इसमें सफलता का प्राप्त की तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है 27 मार्च 2014। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 27 मार्च 2014 को भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में चाइना को चिकनगुनिया मुक्त कर दिया WHO ने। तो किसी भी देश को किसी बीमारी से जो मतलब अलग कर देते हैं कि हाँ अब ये जो जगह है ये इस तरह से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है इस बीमारी से, तो वो जो सर्टिफिकेट देता है वो संस्था कौन है? WHO। और आप सभी को पता होगा कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा के अंदर है। ठीक है, तो अभी तक में हमने क्या क्या चीज़ों की बात कर ली, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने परिभाषा की बात की,
उसके बाद हमने ये बात की कि पोलियो वायरस कौन से परिवार का सदस्य है। उसके बाद हमने ऐतिहासिक पक्ष की बात की, ठीक है, और पूरी यात्रा बताई। उसके बाद हमने इनके उपनामों की बात कर ली और आपको ये भी बता दिया कि कौन से वर्ष में सर्वाधिक मामले देखे गए थे, और आपको ये भी बता दिया कि कब भारत ने पोलियो से अपनी फाइनल जंग जीत ली, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसमें टीके कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने पीरियड के हिसाब से लगाने चाहिए, अभी दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हो पाया है। इन सब बारे में हम अभी और जानेंगे और देखते हैं कि वो क्या क्या मुद्दे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आगे बात करते हैं हम लोग और देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोलियो के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार सिंपल पूछ लिया जाता है कि ये बताइए पोलियो के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको सीधा लगा देना है, 2 प्रकार होते हैं पोलियो के, एक नॉन पैरालिटिक, दूसरा होता है पैरालिटिक, ठीक है। पहला कौन सा, नॉन पैरालिटिक, और दूसरा होता है पैरालिटिक। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। नॉन पैरालिटिक, ठीक है, नॉन पैरालिटिक पोलियो, ठीक है। इसमें क्या क्या लक्षण बच्चे के अंदर देखने को मिल सकते हैं, एक चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले उसको बुखार आ सकता है, वो हल्का बीमार पड़ सकता है, थकावट हो सकती है, उसको सिर में दर्द हो सकता है, गले में खराश की समस्या हो सकती है और उसको दस्त लग सकते हैं, और तंत्र संबंधी समस्या भी हो सकता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी उसको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो रोशनी के प्रति यानी कि लाइट के प्रति जो है वो कंफर्टेबल महसूस भी नहीं कर सकता है, ये भी उसके अंदर एक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्या क्या बताया, बुखार बताया, हल्का बीमार, थकावट, सिर दर्द, गले में खराश, दस्त, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और रोशनी के प्रति असंवेदनशीलता, ठीक है। ये तो हो गया नॉन पैरालिटिक के लक्षण। अगर हम बात करें पैरालिटिक के, तो पैरालिटिक में क्या हो सकता है, तो मांसपेशियों में दर्द और काम करने की क्षमता में कमी हो सकती है, यानी कि प्रत्यावर्त क्षमता में कमी, यानी कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। और प्लस में क्या होगा कि उसकी जो मसल्स हैं जहाँ पर पोलियो इफेक्ट कर रहा है वहाँ पर उसको दर्द भी महसूस हो सकता है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है, एक अगर बात नोट की जाए तो 95% मामले में ये लक्षण जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जो ये समस्याएं हैं, हल्का बीमार, बुखार, थकावट, सिर दर्द, गले में खराश, दर्द वगैरह, ये आपको दूसरी कंडीशन में भी आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। इसीलिए पोलियो के जो ज़्यादातर मामले होते हैं वो ज़्यादातर हिडन रह जाते थे, और वो बाद में जब वो अपने एडवांस लेवल पर आ जाता था तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। फिलहाल आप ये लक्षण याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन वो कैसे बना के देगा, क्वेश्चन ऐसे बना के देगा कि वो लक्षण लिख देगा और बोलेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा पोलियो का लक्षण नहीं है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण अच्छे से पता होंगे तो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएंगे और अपने आंसर को सही तरीके से लगा पाएंगे। अगर हम आगे बात करें कि पोलियो के वायरस, ठीक है, पोलियो के वायरस कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोलियो के वायरस दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले का नाम है लियोन, फिर लैंसिंग और ब्रंसाइड, ठीक है। कौन कौन सा बताया? लियोन, लैंसिंग और ब्रंसाइड, ठीक है, याद रखिएगा, लियोन, लैंसिंग और ब्रंसाइड, ठीक। अब अगर आगे बात की जाए तो यह वायरस फैलता किस तरीके से है, तो ये वायरस फैलता है मल यानी कि हमारी लैट्रिन के तरीके से, ठीक है, मल, पेशाब के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। यानी कि ये फैलता वैसे देखिए भोजन से भी फैलता है, ठीक है, हवा से भी फैलता है, लेकिन जो इसका प्राइमरी सोर्स देखा गया है कि ज़्यादा किससे फैलता है, तो ये टॉयलेट के माध्यम से ही ज़्यादातर फैलता है, लैट्रिन पेशाब के माध्यम से ज़्यादातर फैलता है। और प्रभावित किसको करता है, तो 0 से 5 साल के बच्चे को ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप क्या क्या है, इनके लक्षण क्या क्या हैं, पोलियो के वायरस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में ये फैलता कौन से तरीके से है और किसको प्रभावित करता है। अगर बात की जाए तो दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो आज तक पोलियो की मार झेल रही है, तो उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ऐसी कंट्री है जहां पर आज भी पूरी तरीके से पोलियो के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाया है और लगातार वहां पर पोलियो के केस निकलते जा रहे हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो लास्ट केस निकला था वो निकला था राजस्थान में, ठीक है, और पंजाब में, 2 राज्यों में निकला था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई केस नहीं निकला है। और मैंने आपको बताया भी कि साल 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें टीकाकरण की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे टीकाकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में टीका लगता है और 16वें से 24वें माह में
ठीक है, बच्चे को बूस्टर खुराक दी जाती है। क्वेश्चन अक्सर बूस्टर खुराक से पूछ लिया जाता है कि बताइए बच्चे को बूस्टर खुराक कौन से महीने में दिया जाना चाहिए, तो 16वें से 24वें माह के बीच में बूस्टर खुराक दिया जाना चाहिए। अगर बात करें आगे कि विश्व पोलियो दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन जो है जॉन सॉल्क का जन्मदिन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी दिन जॉन सॉल्क का जन्मदिन होता है, ठीक है, तो इसीलिए मनाया जाता है। और कौन सी संस्था मनाती है, तो ये संस्था है रोटरी इंटरनेशनल। याद रखिएगा, रोटरी इंटरनेशनल जो है वो पूरे वर्ल्ड में मनाती है क्या, विश्व पोलियो दिवस। किसके जन्म दिवस के अवसर पर, जॉन सॉल्क के। जॉन सॉल्क ने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट जो है वैक्सीन ढूंढा था पोलियो के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इस अभी तक में हमने इसके प्रकार की बात कर ली, पोलियो के वायरस के प्रकार की बात कर ली, लक्षण की बात कर लिया, कैसे फैलता है, कौन कौन सी कंट्रियों में अभी भी प्रभाव है, और इसका टीकाकरण के बारे में बात कर लिया, और विश्व पोलियो दिवस के बारे में बात कर लिया। अब एक ही पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और वो टीके का नाम क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। और टीका के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं टीकों की, तो सबसे पहले है IPV और फिर है OPV। तो इनका फुल फॉर्म है, अक्सर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है, हिंदी वालों के लिए इंजेक्ट निष्क्रिय टीका, ठीक है। तो IPV का फुल फॉर्म क्या हो गया, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, और OPV का हो गया ऑरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि मौखिक द्रवीकृत टीका। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन एंड ऑरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, बहुत आसान है। और अगर एक पॉइंट बात की जाए, इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, IPV में डिफरेंस क्या है, OPV में डिफरेंस क्या है। देखिए, IPV ऐसी कंट्रीज़ में दिया जाता है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई भी पोलियो का, मतलब 20-20, 50-50 साल से कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है, यानी कि वो पूरी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुका है पोलियो, ठीक है। वहाँ पर IPV दिया जाता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इस तरह की कंट्री में IPV मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जो उसकी वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीनेशन के समय उसको एक टीका दिया और लाइफ टाइम की छुट्टी। लेकिन OPV दिया जाता है, ऑरल पोलियो वैक्सीन, ये भारत जैसे देशों में दिया जाता है जो पोलियो मुक्त तो हो गया है या पोलियो की खतरा बना हुआ है। जहाँ पर पोलियो का खतरा बना हुआ है वहाँ पर OPV दिया जाता है, यानी कि मौखिक द्रवीकृत टीका। जब आप बच्चे को ले जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसके मुंह में ड्रॉप डाला जाता है, तो यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्री में ऑरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, और अमेरिकन जैसे कंट्री में जहाँ पर कोई खतरा नहीं है अब, वहाँ पर इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। आई होप कि IPV और OPV में क्या डिफरेंस है वो आप जान गए होंगे। और भारत में अगर बात करें तो अंतिम मामला गुजरात और पंजाब में देखने को मिला था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने शायद राजस्थान बता दिया था, लेकिन गुजरात और पंजाब में अंतिम मामला देखने को मिला था। और उसके बाद साल 2014 में WHO ने हमें पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपने पूरा सेशन देख लिया होगा, और पूरा सेशन देखने के बाद में आपको पोलियो से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अब बचेगा नहीं आपका। और आई होप कि पोलियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़े आसानी से कर पाएंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो आज मैं लिख के लाया हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक कर लिया है और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो अभी हमारा बाकी है जो हमें अभी करना है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक कर लिया है, ताकि जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हों वो उन टॉपिक को देख लें, और उसके बाद जो जो टॉपिक बच गए हैं इसके अलावा वो मैं अपने वीडियो बना के फिर चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। तो मैं बता देता हूँ, डिमेंशिया के बारे में कर लिया है, पार्किंसंस के बारे में कर लिया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हमारी वीडियो आ चुकी है, एसिड अटैक, ड्राफिज़म, उसके बाद में हमने PRT स्पेशल की तैयारी के लिए भी बच्चों के क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, तो वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए जिसको भी डाउट हो। नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमने 2 वीडियो डाल दी हैं, कुछ शायद 1-2 इंस्टीट्यूशन बच गए हैं जो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको और दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद मेंटल इलनेस के ऊपर हमारी वीडियो आ चुकी है, ऑटिज़म पे आ चुकी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर आ चुकी है, सेरेब्रल पॉलिसी के ऊपर आ चुकी है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, लेप्रोसी और सिकल सेल के ऊपर हमारी वीडियो आ चुकी है। तो इन टॉपिक को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन टॉपिक से इतर होगा। तो अब धीरे धीरे लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।